नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसके हम देखने वाले हैं आज वीडियो नंबर 17 अर्थात 17, जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में खनिज एवं संसाधन, मतलब उत्तराखंड के खनिज मिनरल्स एवं उनके संसाधन को हम यहाँ पर इस ही वीडियो में पूरा इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ में हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बीपीएससी की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कॉल कीजिए 8564880530 या 9696066089। साथ ही आप हमारे बेटर सर्विस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा है, टेलीग्राम आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आईडी लॉगिन करने के बाद आप सर्च कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही में आज हमारे फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें हर जगह से फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है टॉपिक हमारा उत्तराखंड में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में खनिज और ऊर्जा संसाधन को हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि किस किस प्रकार से उत्तराखंड में खनिज पाए जाते हैं या कौन कौन से ऊर्जा संसाधन आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि जो खनिज है वे ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड एक पूर्णतः पर्वतीय राज्य है, तो कहीं ना कहीं खनिजों की अधिकता यहाँ पर अधिक होगी, बिल्कुल अधिक होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो खनिज हैं वो उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्य में खनिज संसाधनों की कमी है। देखिए, मैंने जिस प्रकार से अभी बताया कि पर्वतीय क्षेत्र है तो आपको बढ़ावा होना चाहिए, मतलब एक मिनरल्स अधिक मिलना चाहिए, परंतु उत्तराखंड राज्य जो है वो हिमालय क्षेत्र का एक भाग है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि मिनरल्स कम मिलते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको कम से कम छेड़ा जाए, जिससे आपदाएं ना आए। इसके लिए यहाँ पर खनिज मिनरल्स को कम मात्रा में निकाला जाता है, जिस प्रकार हमने इसके पूर्व के वीडियो में देखा था। यदि आप उसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। कुछ जगह पर खनिजों का पता लगाया गया है और अभी तक खोजों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है, परंतु जल विद्युत ऊर्जा संसाधन उत्पन्न करने की अपार क्षमता है। अब जल विद्युत ऊर्जा संसाधन की यदि बात की जाए तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जल विद्युत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जल विद्युत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आपको पता होगा कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ नदी हैं, बांध हैं। अब चूंकि स्टेट में नदियाँ अधिक हैं, बांध अधिक है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा संसाधन की बात या विद्युत ऊर्जा संसाधन की बात हमको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आइए बात करते हैं खनन के संबंधित क्षेत्र की। तो शुरू करते हैं राज्य खनन नीति 2001। यदि मैं उत्तराखंड राज्य खनन नीति 2001 की बात करूं तो राज्य में खनन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति की घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। और खनन नीति के अनुसार वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो उत्तरांचल वन विकास निगम है यही वन क्षेत्रों में क्या करेगा, वन क्षेत्रों में जो खदान है उनमें खनन का कार्य सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? तो वह कर सकता है वन विकास निगम। इसी के साथ साथ राज्य के अन्य क्षेत्रों में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम। आपको पता होगा कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल उत्तराखंड के दो मंडल हैं, जिनके बारे में हम पूर्ण के वीडियो में चर्चा
कर चुके हैं। तो जो अन्य क्षेत्रों के यदि खनन की बात की जाए तो एक हो गया आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम और दूसरा हो गया आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम। इसी के साथ साथ खनन नीति के अंतर्गत एक खनिज नीति की स्थापना भी की गई है, जिसमें खनिजों के राजस्व का 5% प्राप्त होता है। कितने प्रतिशत प्राप्त होता है खनिजों के राजस्व का? 5% प्राप्त होता है। और वर्ष 2013-14 में उत्तराखंड मैग्नेसाइट एवं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहा है। मतलब मैग्नेसाइट में सेकंड स्थान पर और रॉक फॉस्फेट के स्थान पर तृतीय स्थान पर रहा है। तो ये तो सामान्य चर्चा थी एक खनिज के बारे में। तो आइए अब शुरू करते हैं ऊर्जा और जल विद्युत संसाधन। देखिए खनन मतलब इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ है, हम उसमें और देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम खनिज के बाद ऊर्जा एवं जल विद्युत संसाधन। यदि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो उसमें ऊर्जा शक्ति की उपलब्धता एक विशेष महत्व के रूप में मानी जाती है, जिसमें कोयला, खनिज तेल, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस, जल नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख संसाधन माना जाता है। और उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावना है। इसी के कारण इस राज्य को भारत का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब एक सामान्य एग्जाम्स में अगर आ गया कि भारत का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि भारत का पावर हाउस उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। इसी के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकार की विद्युत स्थापित करने की क्षमता 1959.85 मेगावाट तथा कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 6318.33 यूनिट है। तो कितनी यूनिट हो गई आपकी? 6318.33 यूनिट वॉट है। इसी के साथ साथ राज्य के ऊर्जा संसाधनों को संपन्न तथा जल विद्युत की संभावना को बढ़ाने के लिए राज्य में अनेक जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई हैं। अब कौन कौन सी विद्युत परियोजना स्थापित की गई हैं उसके लिए भी इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो आइए कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई हैं हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं थोड़ा खनिज संसाधनों के बारे में। यदि हम खनिज संसाधन की बात करें तो राज्य में कौन कौन सी श्रेणी, कौन कौन सी घाटी या कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र में खनिज आपको देखने को मिलेंगे, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्य में शिवालिक, लघु हिमालय के शेल दूनों तथा नदी घाटियों में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से में? एक तो शिवालिक श्रेणी देख लीजिए आप, लघु हिमालय श्रेणी देख लीजिए और नदी घाटियों में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यदि आप श्रेणियां नदी घाटी को समझना चाहते हैं तो आपने यदि पूरी यह हमारी लेक्चर सीरीज देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह इसके पूर्व के वीडियो में हमने सब कुछ समझाया है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उत्तराखंड के पापा वीडियो भी आएगा, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ राज्य में खनिजों की खोज और सर्वेक्षण आदि के लिए भूतत्व, ध्यान रखिएगा, भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा, भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय का गठन किया गया है। और खनिजों के खनन से संबंधित प्रमुख संस्थान भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय भी देहरादून में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय खानन या खान एक ही बात है। भारतीय खनन या खान जो ब्यूरो है उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो ये तो बात हो गई थी कुछ खनिज कॉन्सेप्ट्स की। आइए अब शुरू करते हैं राज्य में प्रमुख खनिज पदार्थ कि उत्तराखंड स्टेट में कौन कौन से प्रमुख खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारा लोहा। लोहा को आप सभी भली भांति जानते होंगे। यदि हम लोहे की बात करें तो उत्तराखंड में लोहे के निक्षेप नैनीताल, चमोली तथा पौड़ी व टिहरी जिलों में पाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि कुल जो 13 जिले हैं उनमें से 4 जिलों में उत्तराखंड में लौह अयस्क आपको देखने को मिल जाता है। कौन कौन से हैं जिले आपके? नैनीताल, चमोली, पौड़ी और टिहरी जिला। साथ में नैनीताल जिले के कालाडूंगी तथा रामगढ़ के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, जो नैनीताल जिले का कालाडूंगी और रामगढ़ है वहां से किस प्रकार का लोहा, अब लोहे के प्रकार भी हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए। हेमेटाइट जो मैग्नेटाइट हैं ये लोहे के 2 प्रकार हैं। तो ये दोनों प्रकार आपको कालाडूंगी और रामगढ़ से प्राप्त होते हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट के
नैनीताल जिले में पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नैनीताल जिले के कालाडूंगी और रामगढ़ से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ गढ़वाल मंडल में लोहे के प्रमुख क्षेत्र चांदीपुर, पट्टी, राजबगुना, कालीफाट, दूधाताली, चोपड़ा, लोहा गांव, दसोली आदि आपको ये गढ़वाल मंडल में प्रमुख लोह क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे कौन से मिनरल्स की, कौन से खनिज की। ये हो गई थी हमारे लौह अयस्क की बात। आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए शुरू करते हैं तांबे के बारे में। यदि तांबे की चर्चा की जाए तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल, कौन सा मंडल? कुमाऊं मंडल। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त पौड़ी, टिहरी, देहरादून और चमोली जिलों में नागनाथ, पोखरी, धमेरी, धनपुर, मोहनकाल क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में कुमाऊं मंडल में तांबे का प्रमुख रूप से अधिक रूप से उत्पादन होता है? इसी के साथ साथ पौड़ी जिला, टिहरी क्षेत्र, देहरादून जिला और चमोली जिले के कुछ क्षेत्र हैं नागनाथ, पोखरी, धमेथी, धनपुर और मोहनखाल क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। और अल्मोड़ा को उत्तराखंड की ताम्र नगरी भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है कि उत्तराखंड की ताम्र नगरी के नाम से जाने जाने वाला कौन सा क्षेत्र है या कौन सा जिला है? तो वह है आपका अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा को उत्तराखंड ताम्रनगरी कहा जाता है। और भागीरथी घाटी तथा पौड़ी में तांबा एवं जस्ता संयुक्त रूप से पाया जाता है। तो क्वेश्चन आ गया कि जस्ता और तांबा संयुक्त रूप से कहाँ पाया जाता है? तो भागीरथी घाटी तथा पौड़ी में तांबा व जस्ता संयुक्त रूप से पाया जाता है। इसी के साथ साथ टिहरी का भागीरथी घाटी और पौड़ी गढ़वाल का धनपुर डोबरी, धनकी का कौन सा क्षेत्र? धनपुर डोबरी लगभग 96 किलोमीटर लंबा एक तांबा क्षेत्र है और जहां तांबा और जस्ता एक साथ पाया जाता है। धनकी का तांबा और जस्ता भी यहां पर एक साथ देखने को आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा के झिरोली गांव, धनकी का अल्मोड़ा के झिरोली गांव के समीप फलमंती पहाड़ी क्षेत्र और बागेश्वर के समीप थेलीपाटन में तांबे के भंडार की खोज की गई है। किसकी खोज की गई है? तांबे के भंडार की खोज की गई है। तो आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में भी आपको तांबा देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थी हमारी तांबे के बारे में एक सामान्य चर्चा। आइए शुरू करते हैं सीसा के बारे में। तो करते हैं शुरू सीसा के बारे में। सीसा जो है पिथौरागढ़, चांडक, पिथौरागढ़ में चांडक, देवलगढ़, रालम तथा अल्मोड़ा में राई, चौपानी और बिलोन क्षेत्र तथा देहरादून में टोंस नदी घाटी में कुमा, बुरेला, मुघोला, उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी जिलों में सीसा देखने को आपको मिलता है। कौन कौन क्षेत्र मिलता है? तो क्षेत्र देख लीजिएगा, पिथौरागढ़ के, अल्मोड़ा के और देहरादून के क्षेत्र हैं और साथ साथ में उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी जिलों में सीसा आपको देखने को वहाँ पर पाया जाता है। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा जिले के पट्टी खराही, ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा जिले के पट्टी खराही, कौन सी? पट्टी खराही में कच्चे शीशे की विस्तृत खोज की गई है। जबकि गढ़वाल में धानपुर और खर स्थानों में खोज का प्रारंभिक कार्य अभी शीशे के लिए शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पट्टी खराही क्षेत्र किसके लिए संबंधित है? वह संबंधित है आपका सीसा के लिए। किसके संबंधित है? आपका सीसा से संबंधित है। आइए अगला शुरू करते हैं। अगला है हमारा ग्रेफाइट। यदि ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी, दक्षिण पूर्वी नैनीताल व रुद्रप्रयाग जिलों में ग्रेफाइट पाया जाता है। किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पौड़ी, दक्षिण पूर्वी नैनीताल व रुद्रप्रयाग जिलों में ग्रेफाइट पाया जाता है। बस इतना याद रखिए इसमें। अगला देख लेते हैं हम पाथल और पटाल। देखिए पाथल और जो पटाल है वो उत्तराखंड में एक अच्छी मात्रा का, आप कह सकते हैं कि अल्मोड़ा जो जिला है उत्तराखंड का, अल्मोड़ा जिला, इसमें उत्तम प्रकार का पाथर और पटाल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह खनिज पर्वतीय भाग में मकानों की छतों में प्रयुक्त किया जाता है और उत्तराखंड में लगभग सभी स्थानों पर आपको पाथर और पटाल देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ यदि हम सोना की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड उत्तराखंड में कहाँ कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड में जो सोने की प्राप्ति होती है वो नदी के अवक्षेपों से होती है, जो कि शारदा नदी,
रामगंगा नदी की रेत से होती है। और इसके अलावा अलकनंदा और पिंडा नदी में भी जो बालू के कण हैं उन कणों के रूप में आपको सोना मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में साक्षात जो नदियां हैं वो सोने को बहाकर लेके आती, जिनमें कौन कौन सी है, शारदा, रामगंगा और अलकनंदा और पिंडा नदी के कलों में सोना मिलता है। इसी के साथ साथ कम कम अयस्क जो मिलते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। चांदी, जो कि अल्मोड़ा जिले के कुछ ही मात्रा में या कुछ ही जगह पर आपको चांदी देखने को मिलेगी। यूरेनियम, यूरेनियम की बात करें तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के भंडार आपको मिले हैं देखने को। इसके लिए भी सरकार आगे परियोजना भी बना रही है। साथ में एस्बेस्टस की बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, कंधेरा तथा अल्मोड़ा, उद्र नहीं, क्षमा चाहता हूँ, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, कंधेरा और अल्मोड़ा जिले में एस्बेस्टस प्राप्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा स्टेटाइट। यदि स्टेटाइट की बात की जाए तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्टेटाइट की अल्प मात्रा विद्यमान है। कैसी है? अल्मोड़ा जिले में स्टेटाइट की अल्प मात्रा विद्यमान है। इसी के साथ साथ यदि हम चूने पत्थर की बात करें तो उत्तराखंड में चूना पत्थर का प्रमुख जिला देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली है। और इसी के साथ साथ अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले में मंगोली हाट भी चूना पत्थर के निक्षेप आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। इस खनिज का उपयोग चूना निकालने के अलावा सीमेंट आदि उपयोग में किया जाता है, आदि उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और जो सीमेंट उत्पादन है उसके लिए उत्तम श्रेणी का पत्थर चूना पत्थर ही माना जाता है। अब कहाँ कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले के मंगोली हाट से चूना पत्थर निकलता है जिससे सीमेंट भी बनती है। और साथ में देहरादून के मंदारम तथा बारकोट क्षेत्र में भी उत्तम श्रेणी के चूना पत्थर के बहुत सारे भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ मसूरी, जो कि ऋषिकेश में क्रीम रंग के कठोर व भारी चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं। तब क्वेश्चन अगर आ गया कि क्रीम रंग का कठोर और भारी चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो मसूरी, ऋषिकेश में देखने को मिलता है। और सर्वोत्तम श्रेणी का जो चूना पत्थर है वो चमोली के पीपल कोटी एवं रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर चमोली के पीपल कोटी व रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। इसी के साथ साथ टिहरी के लोरानी, आगरा खाल, नागिनी, नरेंद्र नगर क्षेत्र में चूने के भंडार स्थित हैं। और पौड़ी में ऊखीमठ तहसील, अलकनंदा घाटी, पिंडर, लोहा पट्टी के मध्यवर्ती भाग में विपुल मात्रा में चूना पत्थर उपलब्ध हैं। और सर्वोत्तम श्रेणी का जो चूना पत्थर है डोलोमाइट चमोली के पीपलकोटी तथा रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? पीपलकोटी, कहाँ के? चमोली जिले के पीपलकोटी और रुद्रप्रयाग में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर देखने को आपको मिल जाएगा। अगले खनिज की बात करें, अगला खनिज है आपका संगमरमर, जिसको आप मार्बल्स के नाम के जानते होंगे। यदि हम संगमरमर की बात करें तो उत्तराखंड में संगमरमर मुख्यतः देहरादून व टिहरी जिलों में पाया जाता है। चमोली जिले की अलकनंदा घाटी, विरही गंगा घाटी में भी संगमरमर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सी? अलकनंदा घाटी और विरही गंगा घाटी में संगमरमर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ मैग्नेसाइट की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड के कुमाऊं, जो कि बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, कौन कौन सा? बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल, चमोली में मैग्नेसाइट के विशाल भंडार देखने को आपको मिलेंगे। और इस खनिज का उपयोग लौह इस्पात, सीमेंट के कारखाने में विशाल भट्टियों में तापसान के रूप में किया जाता है। और कुमाऊं क्षेत्र केवल उत्तराखंड राज्य का ही नहीं बल्कि देश का भी मैग्नेसाइट के लिए एक प्रमुख भंडार क्षेत्र माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो कुमाऊं क्षेत्र है वो हमारे देश का मैग्नेसाइट भंडार के लिए बहुत प्रमुख माना जाता है। और साथ साथ में बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, गढ़वाल के चमोली में मैग्नेसाइट के आपको विशाल भंडार देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अल्मोड़ा के झिरोली एवं पिथौरागढ़ के चांडक, अल्मोड़ा के झिरोली और पिथौरागढ़ के चांडक क्षेत्र में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ चमोली के पोखरी, तपोवन, जोशीमठ, देवलधार, पिंडर घाटी तथा मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा मैग्नेसाइट। अगला अयस्क है हमारा, खनिज है हमारा टाल्क, जिसको आप सोप स्टोन के नाम से भी जानते होंगे। सोप स्टोन, इसे
सोप स्टोन भी कहा जाता है। तो टाल के या सोप स्टोन की यदि हम बात करें तो यह अत्यंत कोमल खनिज है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अल्मोड़ा जिलों में टाल का आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इसका प्रयोग टेल्कम पाउडर, पेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन निर्माण, कीटनाशक पाउडर, वस्त्र उद्योग, कागज आदि के निर्माण में टाल के या सोप स्टोन का उपयोग भी किया जाता है। इसी के साथ साथ खड़िया या चाक। खड़िया, देखिए चाक का दूसरा नाम है खड़िया। आपने बचपन में जरूर चाक का उपयोग किया होगा। और उत्तराखंड में खड़िया यदि हम देखें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, कौन कौन से, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चमोली जिले में आपको चाक देखने को मिल जाएगी। साथ में देहरादून में लक्ष्मण झूला के समीप नीट गांव, शीत नाला, टिहरी में सो नदी के किनारे रंगार व रीरा गांव भी खड़िया के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। रंगार और रीरा गांव खड़िया के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। और टिहरी में सोंग नदी के दाहिनी किनारे के रंग, टिहरी में सोन नदी के दाहिनी किनारे के रंग गांव तथा रीरा गांव में खड़िया की बड़ी पेटियां चूने तथा स्लेट के साथ प्राप्त हुई हैं और लगभग 30,000 टन, बहुत होता है भैया, 30,000 टन खड़िया के निक्षेप अनुमानित किए गए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में खड़िया बहुत देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के देहरादून जिले के मसूरी के समीप महागांव और कियारकुली खड़िया के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ की खड़ियों में कैल्शियम सल्फेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यहीं की यह विशेषता है कि जो महागांव और कियारकुली वाला जो क्षेत्र है जहाँ से खड़िया प्राप्त होती है, इसमें कैल्शियम सल्फेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो ये था आपका खड़िया के बारे में। और खड़िया में यदि हम देखें तो इसके अतिरिक्त जखेरा, आगरा, गिरछिना, लोहार घाटी, मुवानी, देवस्थल, कांडा, राई, आगर, चमोली के तरोसी, हुएना, नैनीताल, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी में भी खड़िया की पेटियां स्थित है। और इस खनिज, इस खनिज, क्षमा चाहता हूँ, इस खनिज का उपयोग पोर्टलैंड, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि में भी किया जाता है। आपने देखा होगा ना, पीओपी की हमारे यहाँ सीलिंग की जाती है, पीओपी को लगाया जाता है। आप भली भांति से होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, पोर्टलैंड, ये सभी का उपयोग इसी में किया जाता है। अगला इसके है हमारा रॉक फॉस्फेट। यदि रॉक फॉस्फेट की यदि बात की जाए तो रॉक फॉस्फेट देहरादून और टिहरी के मसूरी, दूरमाला, कमोई, मकराना, माल देवता, चमसारी क्षेत्र तथा नैनीताल जिले में रॉक फॉस्फेट का प्रचुर भंडार स्थित है। साथ में रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग, कोल फॉर्मुलेशन तथा अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। किस किस में किया जाता है इसका उपयोग? उर्वरक उद्योग, कॉल फॉर्मुलेशंस, अम्लीय मृदा के उपचार में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला अयस्क है हमारा फास्फोराइट। यदि फास्फोराइट की बात की जाए तो उत्तराखंड के टिहरी, रजगेवा क्षेत्र तथा देहरादून जिले में फास्फोराइट पाया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है आप कह सकते हैं? तो उत्तराखंड के टिहरी, रजगेवा क्षेत्र और देहरादून जिले में फास्फोराइट पाया जाता है। और यदि हम डोलामाइट की बात करें तो उत्तराखंड के टिहरी, पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में डोलोमाइट पाया जाता है। और इस खनिज का उपयोग पोर्टलैंड, सीमेंट, तेजाब तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। आइए अगले खनिज की बात करते हैं जो कि चर्चित रहता है और आप सभी को ज्ञात होगा, वह है हमारा गंधक। यदि गंधक की बात करें तो सन 1957 या वर्ष 1957 में नंदप्रयाग से 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित रूपगंगा घाटी में सुदोल ग्राम के पास स्फटिक शिला में गंधक होने के प्रमाण मिले थे। तो ये एक ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भैया सन 1957 में नंदप्रयाग से 50 किलोमीटर पूर्व में रूपगंगा जो घाटी है वहाँ के सुदोल गांव में स्फटिक शिला में गंधक होने के प्रमाण पत्र मिले हैं। और ये प्रमाण मिले हैं। और इसके अतिरिक्त देहरादून में भी गंधक पाया जाता है। और देहरादून के सहस्त्रधारा जलप्रपात का जल गंधकयुक्त है, जिसमें स्नान करने से त्वचा रोग भी ठीक हो जाती है। देखिएगा जो सहस्त्र जलधारा है, सहस्त्रधारा के बारे में मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था, आप जरूर देखिएगा। तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये जिसका जो जल है वो गंधकयुक्त है। और ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस में स्नान करते हैं तो आपका रोग ठीक हो जाता है। अगला है आपका बोराइट्स और एंडालुसाइट। यदि हम बोराइट्स और एंडालुसाइट की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून जिले के
बेराइट्स एवं एंडालुसाइड्स खनिजों में प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। अगला खनिज है हमारा जिप्सम। यदि हम जिप्सम की बात करें तो उत्तराखंड में जिप्सम मुख्य रूप से देहरादून, धपीला क्षेत्र, टिहरी, पौड़ी, खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला, नैनीताल, खुरपाताल, नैनीताल, मझरिया में पाया जाता है। और देहरादून में कियारकुली को भाटा गांव के आसपास अल्मोड़ा में भी जिप्सम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कुछ खनिज और खनिज नीति हमने देखी, कौन कौन से खनिज उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उन चीज़ को हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक हमारा उत्तराखंड की ऊर्जा नीति के बारे में। उत्तराखंड की ऊर्जा नीति। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के अपार जल संसाधन को ध्यान में रखते हुए नई ऊर्जा नीति का निर्धारण किया है, जिससे ऊर्जा की 5000 मेगावाट क्षमता हाल में आकलित की गई है। और इसी निर्धारित अमुक उद्देश्य इसमें निम्नलिखित है कि उत्तराखंड सरकार अब ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है, हम उस चीज़ को देखेंगे। तो 25 मेगावाट, ध्यान रखिएगा 25 मेगावाट, 25 मेगावाट की परियोजनाएं लघु विद्युत परियोजनाएं तथा 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कहलाती हैं। मतलब जो 25 वाट तक की मतलब ऊर्जा निकालेगी जल से, वे लघु विद्युत परियोजना के अंतर्गत आएगी। और जो परियोजना 25 मेगावाट से अधिक की ऊर्जा बनाएगी वो बड़ी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आएगी। और इन सभी परियोजना को नेशनल पावर कॉरपोरेशन तथा ऊर्जा निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इनका संचालन कौन करेगा। नेशनल पावर कॉरपोरेशन और ऊर्जा निगम इनका संचालन करेगा। और राज्य में विद्युत परियोजना को चलाने हेतु निजी क्षेत्र से भी सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार तत्काल रूप से कदम बढ़ा रही है। इसी के साथ साथ पर्यावरण एवं पुनर्वास समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण और पुनर्वास समस्या को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। और नवीनकरण ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए 29 जनवरी एक आपस मतलब एक कह सकते हैं कि आप एक अपने आप में 29 जनवरी का अलग डेट सुनिए, ध्यान रखिएगा 4 साल में एक बार आती है। तो 29 जनवरी 2008 को उत्तराखंड राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा की घोषणा की गई तथा इस नीति में 2020 तक अक्षय ऊर्जा स्रोत से 1000 मेगावाट क्षमता से अधिक विद्युत उत्पादन की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है कि हम 2020 तक जो ऊर्जा स्रोत है उससे 1000 मेगावाट से भी अधिक की क्षमता वाले प्लांट लगाएंगे और अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। साथ में राज्य में जियोथर्मल अर्थात गर्म जल स्रोतों से बिजली उत्पादन की संभावना का भी विकास किया जा रहा है। बद्रीनाथ, गौरीकुंड और यमुनोत्री के जो गर्म जल स्रोत हैं वहाँ पर जियोथर्मल सिस्टम लगाया जा सकता है। मतलब जो गर्म जल स्रोत हैं, जो गर्म जल धाराएँ हैं, जो गर्म जल स्रोत हैं, उससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ उन धार्मिक स्थलों के अतिरिक्त तपोवन जो कि चमोली जिले में है, गंगनानी उत्तरकाशी में, दारमा पिथौरागढ़ में प्रमुख स्थलों के रूप में आप देख सकते हैं, जिनमें जियोथर्मल का सिस्टम लगाना प्रस्तावित है। तो आइए चर्चा करते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की कि उत्तराखंड में कौन कौन सी बड़ी परियोजना है, कौन कौन सी छोटी या लघु मध्यम विद्युत परियोजनाएं हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहली है आपकी नंबर 1 मनेरी भाली परियोजना। यदि मनेरी भाली परियोजना की बात करें तो मनेरी भाली परियोजना की योजना 1960 के दशक में बनाई गई थी और 1984 में इसके प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना उत्तरकाशी जिले के भागीरथी नदी पर निर्मित है। इसकी विद्युत क्षमता की बात करें तो विद्युत क्षमता है इसकी 90 मेगावाट। कितनी है इसकी विद्युत क्षमता? 90 मेगावाट। तो आप कह सकते हैं कि मनेरी भाली परियोजना 1960 के दशक में बनाई गई थी और 1984 से इसका शुभारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत 2008 में धारसू पावर स्टेशन को शुरू किया गया, जिसकी विद्युत क्षमता कितनी है? तो इसकी विद्युत क्षमता 304 मेगावाट है। तो आप कह सकते हैं कि जो धारसू पावर स्टेशन है कब शुरू किया गया? तो 2008 में धारसू पावर स्टेशन को शुरू किया गया और 304 मेगावाट क्षमता वाला यह पावर स्टेशन है। आइए अगले बांध की परियोजना की बात करते हैं। बहुचर्चित बांध है टिहरी बांध परियोजना।
यदि टिहरी बांध परियोजना की बात की जाए तो इस बांध का निर्माण सन 1978 में शुरू हुआ। यह परियोजना भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है और उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और प्रायः सुरंग प्रणाली, ध्यान रखिएगा, रन ऑफ द रिवर तकनीक का उपयोग टिहरी बांध परियोजना में किया गया है। और केंद्र सरकार ने टिहरी बांध के निर्माण के लिए जल बांध निगम का गठन भी किया था। अब कब किया गया था? तो 1989 में जल बांध निगम का गठन किया गया। इस परियोजना के 2 चरण थे। प्रथम चरण द्वारा 7000 मेगावाट की टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना का पूरा किया गया। यदि हम सेकेंड चरण की बात करें तो सेकेंड चरण में 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना को पूर्ण किया गया है। इसी के साथ साथ यह परियोजना देश में बिजली आपूर्ति, सिंचाई, पर्यटन विकास, बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बनाई गई है। और टिहरी बांध परियोजना का वास्तविक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है और टिहरी बांध का स्थानीय नाम सुमन सागर है। ध्यान रखिएगा, इसका वास्तविक नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर, और टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर। तो अब यदि कभी आ जाए कि भैया स्वामी रामतीर्थ सागर इनमें से किसका नाम है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए टिहरी बांध परियोजना का नाम ही स्वामी रामतीर्थ सागर है और टिहरी बांध का स्थानीय नाम सुमन सागर है। इसी के साथ साथ इस परियोजना के अनुसार 260.5 मीटर ऊंचे मिट्टी और पत्थर से बने निर्मित बांध का निर्माण किया गया है और एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। इस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है और इस बांध के जो डिजाइन करता है वो है प्रोफेसर जेम्स ब्रून। ध्यान रखिएगा, जो टिहरी बांध है जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है और इसके डिजाइनिंग करता, जिसने इन्होंने डिजाइन की थी, जो इनके इंजीनियर थे वे थे प्रोफेसर जेम्स ब्रून। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर जेम्स ब्रून के डिजाइन पर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा चौथा बांध है और परियोजना से उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी विद्युत की आपूर्ति टिहरी बांध परियोजना से की जा रही है। अब चूंकि इतना ऊंचा बांध है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए यह हानि या बोल सकते हैं कि हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसका विरोध भी किया गया था। और इसका विरोध एक चीज़ के और के लिए किया गया था, मैं पूर्व में बता चुका हूँ, ठीक है। तो टिहरी परियोजना के विरोध के रूप में देख लेते हैं कि जो भूकंप क्षेत्र के जोन 5 है, ध्यान रखिएगा, जो भूकंप क्षेत्र का जोन 5 है उसमें आता है और महान टियर फास्ट पर स्थित होने के कारण यहाँ की जो रिएक्टर स्केल है उस पर 7.5 से भी अधिक का तीव्रता का भूकंप आ सकता है। और बांध की आयु यदि हम देखें तो बांध की आयु 160 वर्ष अनुमानित की गई है, परंतु लगातार गाद जमा होने के कारण बांध की आयु में 61 वर्ष की कमी आ सकती है। तो लगभग 99 वर्ष का बोल सकते हैं कि बांध की आयु अनुमानित की जा रही है। और इस परियोजना का विरोध गढ़वाल रियासत की जो राजमाता हैं, राजमाता नहीं, माफ़ कीजिएगा, राजमाता, जो राजमाता हैं कमलेंदुमती शाह, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया था कि इस परियोजना को ना बनाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी बड़ा डैम बनता है तो उसके पीछे का जो क्षेत्र होता है, जो कि एक बड़ा बोल सकते हैं कि भू लैंड होता है या भू क्षेत्र होता है, वह डूब जाता है। कई गांव डूब जाते हैं, जंगल डूब जाते हैं, वन क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं और एक खतरा बना रहता है कि कहीं ये बांध अगर फट गया तो आने वाली जो आपदा है उससे कैसा बचे जाए। इसी के साथ साथ 1978, ध्यान रखिएगा, 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में टिहरी में बांध विरोध समिति का गठन भी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया? 1978 में। किसने की अध्यक्षता में किया गया? विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में किया गया। साथ में बांध विरोधी समिति से चिपको आंदोलन के नेता जो सुंदरलाल बहुगुणा थे तथा वीरेंद्र सकलानी थे, ये दोनों भी बांध विरोधी समिति से जुड़े तथा सकलानी ने समिति की ओर से 1979 में बांध निर्माण के विरोध में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1991 में समिति ने धरना देकर 76 दिन तक बांध के निर्माण को रोक दिया और तमाम विरोध के बांध का कार्य चलता रहा और अतः 2006 में इस बांध को कंप्लीट कर लिया गया और 2006 में टिहरी बांध परियोजना ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अब ये तो था कि भैया इसका विरोध हुआ, परंतु आपको ज्ञात होगा कि सरकार कुछ भी बनाती है तो उसका लाभ अधिक होता है। तो कौन कौन से लाभ होते हैं?
टिहरी परियोजना से हम देख लेते हैं। तो इससे कुल 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और इसमें से 6.4 हेक्टेयर लाख हेक्टेयर माफ कीजिएगा 6.4 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के स्थायीकरण के अतिरिक्त 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का विकास हो पाया है। और इस परियोजना से दिल्ली, ये थोड़ा मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, इस परियोजना से दिल्ली के 4 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 300 क्यूसेक तथा उत्तर प्रदेश के लिए 200 क्यूसेक पेयजल की उपलब्धता संपन्न हो पाई है। साथ में इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ की कमी हो गई है, क्योंकि दो बड़ी बड़ी नदियों के बीच में बना है, तो कहीं ना कहीं उनके जल को ग्रहण करता है, उनके जो आने वाला जो तेज बहाव है उसको कम करता है। और इस महत्वपूर्ण योजना ने देश को 2000 करोड़ रुपए का लाभ, उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में उत्पादन का 2% बिजली मुफ्त के रूप में आपको देखने को मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस बांध के बनने से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है, बिजली मिली है, रोजगार मिला है, साथ में पीने के पानी की आवश्यकता हुई है। दिल्ली जैसे महानगर, साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य जो बड़े बड़े राज्य हैं दो, और साथ में दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है, वहाँ की जल, वहाँ की विद्युत क्षमता को ये कर रहा है कंप्लीट। साथ में जो बाढ़ की कमी कर दी, बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ आती थी उसमें भी कमी इस बांध से देखने को मिली है। अब इस परियोजना से आपको पता होगा कि जब ये परियोजना बनाई गई तो कई लोगों का यहाँ पर पुनर्वास किया गया होगा, कई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उनका विस्थापन किया गया होगा। तो उसके लिए क्या क्या था, तो आइए वो देख लेते हैं। इस परियोजना के निर्माण काल से अब तक लाख लोगों का निवास स्थान प्रभावित हुआ है और इस निर्वासितों के पुनर्वास के लिए 552 करोड़ रुपए खर्च भी हुए। कि भैया जो जो क्षेत्र इसके बांध क्षेत्र या इसके जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उन क्षेत्रों को यहाँ से हटाया जाए, उन क्षेत्र के जो लोग हैं, उन क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए 552 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि खर्च हुई है। साथ में इस परियोजना के टिहरी शहर व आसपास के 39 गांव पूर्ण रूप से तथा 86 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। साथ में 529 परिवारों को नवस्थापित कर दिया गया है टिहरी से। साथ में नई टिहरी जो कि मूल शहर से 2.5 किलोमीटर दूर दक्षिण में बनाई गई है, वो इसलिए ही बनाई गई है क्योंकि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है कहीं ना कहीं टिहरी के कई क्षेत्रों को डुबाता है। और देहरादून और ऋषिकेश में इन टिहरी शहर के जो व्यक्ति हैं उनको वहाँ पर बसाया गया। तो ये थी टिहरी परियोजना। आइए अगली परियोजना क्यों चलते हैं। अगली परियोजना है हमारी धारचूला पनबिजली परियोजना। यदि धारचूला पनबिजली परियोजना की बात की जाए तो धारचूला पनबिजली योजना 2005 में राज्य के पिथौरागढ़ जिले में धौलीगंगा नदी पर 280 मेगावाट की पनबिजली परियोजना शुरू की गई। ध्यान रखिएगा 280 मेगावाट की 2005 में शुरू की गई थी, पिथौरागढ़ जिले में शुरू की गई थी। और इस परियोजना के द्वारा उत्पादित विद्युत का 2% भाग राज्य को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि भैया राज्य सरकार की योजना है तो बिल्कुल निःशुल्क उसको हक बनता है। इसी के साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र के भूमिगत पावर हाउस सुरंगों वाली यह पहली परियोजना है और इस परियोजना से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार को भी विद्युत प्राप्त हो रही है। और इस परियोजना में बांध 56 मीटर ऊंचा है, 317 मीटर लंबा है, जिसका निर्माण कंक्रीट फेज रॉफ कील डैम तकनीक से किया गया है। ये अगर ध्यान रखिएगा, कंक्रीट फेज रॉक फील डैम तकनीक से इसका निर्माण किया गया है और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। देखिए एक तकनीक थी रन ऑफ द रिवर तकनीक, जो कि हमने देखी थी अभी एक बांध में उपयोग में लाई गई थी, रन ऑफ द रिवर तकनीक, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का सबसे चौथा बड़ा बांध टिहरी बांध है। इसमें रन ऑफ द रिवर तकनीक का उपयोग किया गया है और रन ऑफ द रिवर तकनीक राज्य की जल विद्युत परियोजना में अधिकतर सुरंग प्रणाली अर्थात रन ऑफ द रिवर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मतलब होता है कि जो नदियां हैं वे प्राकृतिक मार्ग के स्थान पर सुरंगों के माध्यम से अपना रास्ता तय करती हैं, कि उनका जो रास्ता था वो चेंज कर दिया गया है, अब उनको सुरंग के माध्यम से निकाल दिया गया है। इसी को ये सिस्टम कहते हैं, जिससे पर्यावरण को हानि भी नहीं होती है और गुणवत्ता में बढ़ोतरी भी होती है। सीधी सी बात है कि नदी का प्राकृतिक मार्ग है तो उस मार्ग को चेंज करके डाइवर्ट करके एक बड़ी सुरंग बना दी गई है और उस सुरंग से नदी अपना रास्ता आगे को तय करती है। अगली बांध परियोजना है कोटेश्वर बांध परियोजना। कोटेश्वर बांध परियोजना की यदि बात की जाए तो कोटेश्वर बांध
टिहरी जिले के भागीरथी नदी पर निर्मित 2000 में परियोजना को अनुमति प्राप्त हुई और 27 मार्च 2011 को इसका पहला चरण शुरू कर दिया गया। साथ में 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की यह कोटेश्वर बांध परियोजना क्षमता रखता है। तो आपको याद होना चाहिए कितने मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है, तो कोटेश्वर बांध परियोजना से 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है और 27 मार्च 2011 से इसका प्रथम चरण ने शुरू किया और सन 2000 में कोटेश्वर बांध परियोजना को अनुमति मिली। और साथ में किस जिले में, टिहरी जिले में, किस नदी पर, भागीरथी नदी पर। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भागीरथी नदी पर बनाया गया कौन सा बांध है। 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पर बनाई गई परियोजना है। अगली परियोजना की ओर चलते हैं, धौली गंगा परियोजना। यदि हम धौली गंगा परियोजना की बात करें तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा पिथौरागढ़ जनपद में धारचूला से 26 किलोमीटर दूर छिरकला गांव के पास धौली गंगा नदी पर 280 मेगावाट की धौली गंगा जल विद्युत परियोजना को 2005 में निर्मित की गई और जिससे 70 मेगावाट क्षमता की 4 फ्रांसीसी टरबाइन्स लगाई गई हैं। और फ्रांसीसी जो टरबाइन्स होती हैं, इस प्रकार की टरबाइन्स होती हैं जिनमें जल आता है और ये घूमती हैं, जिनके कारण जो उनके संपर्क में मोटर लगी रहती है उससे विद्युत उत्पन्न होती है। आप लोगों ने साइंस के इसमें देखा होगा। तो धौली गंगा परियोजना भी इसी प्रकार की परियोजना है जो कि छिरकला गांव में है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद से धारचूला के 26 किलोमीटर दूर स्थित है। और किस नदी पर है, तो धौली गंगा नदी पर है। 280 मेगावाट की योजना है और वर्तमान में 70 मेगावाट यह उत्पादित विद्युत यहाँ से हो रही है। अगली परियोजना है आपकी विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। यदि विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो चमोली जिले के अलकनंदा नदी पर 400 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अविभाजित उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से किया गया था। अविभाजित उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिसकी क्षमता 650 मेगावाट है। इसमें उत्पादित बिजली 88% उत्तर प्रदेश सरकार को मिलती है, बाकी की 2% उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलती है। ये तो हो गई टोटल 90% और 10% जो है वो वहीं पर खर्च हो जाती है, सीधी सी बात है। तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना अविभाजित उत्तर प्रदेश सरकार की प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई गई विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है, ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक, उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। यदि हम प्रथम द्वितीय परियोजना की बात करें तो प्रथम द्वितीय परियोजना चमोली जनपद की है, जो कि अलकनंदा नदी पर बनी थी। प्रथम भी यहीं बनी और द्वितीय भी यहीं बनी, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे कि सर प्रथम द्वितीय कैसे, तो मैं बता देता हूं कि जो पहली परियोजना थी वो चमोली जनपद में अलकनंदा नदी पर बनी और जो राज्य की दूसरी परियोजना थी वो भी चमोली जनपद के अलकनंदा नदी पर ही बनाई गई। अब अलकनंदा प्रथम द्वितीय परियोजना चमोली जनपद अलकनंदा नदी पर बनाई गई, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बता दिया है। अगला देख लेते हैं, अगली है आपकी बड़ियार परियोजना। यदि हम बड़ियार परियोजना की बात करें तो बड़ियार परियोजना उत्तरकाशी जनपद के यमुना नदी में है। हनुमान गाड़प परियोजना उत्तरकाशी जनपद के यमुना नदी पर बनाई गई है। काकोनी गाड़ परियोजना उत्तरकाशी जनपद के भागीरथी नदी पर निर्माण की गई है। साथ में कालंदी गाड़ परियोजना, ये भी उत्तरकाशी जनपद की है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी क्षेत्र याद रखना है आपको। आजगंगा प्रथम परियोजना उत्तरकाशी जनपद की है, भागीरथी नदी पर है। कोटिलील जेल परियोजना टिहरी जनपद है, गंगा नदी पर है। फाटा व्यूंग परियोजना रुद्रप्रयाग जनपद पर है, मंदाकिनी नदी पर स्थित है। विरही गंगा प्रथम परियोजना चमोली जनपद पर है, अलकनंदा नदी पर स्थित है। मंदाकिनी प्रथम या द्वितीय परियोजना चमोली जनपद पर है, अलकनंदा नदी पर है। और काली गंगा प्रथम या द्वितीय परियोजना ये भी आपकी रुद्रप्रयाग जनपद के अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगली परियोजना हम देख लेते हैं, गौरीकुंड परियोजना रुद्रप्रयाग जनपद के अलकनंदा नदी पर स्थित है। मंदाकिनी प्रथम द्वितीय परियोजना रुद्रप्रयाग जनपद अलकनंदा नदी पर स्थित है। बाल गंगा परियोजना की बात करें तो टिहरी जनपद भागीरथी नदी पर स्थित है। साथ में लोहारी नाग परियोजना, जो कि पाला परियोजना के नाम से जानी जाती है, उत्तरकाशी जनपद भागीरथी नदी पर स्थित है। उतियासु परियोजना पौड़ी जनपद के अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो ये तो हो गई आपकी कुछ नदियाँ, उसके साथ साथ हमने देखा कौन कौन से उन पर बांध बने हुए हैं। आइए अगली चीज़ देख लेते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा संसाधन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात की जाए तो 12 जुलाई 1988 को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में इस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना, संयुक्त बोल सकते हैं, कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। कब की गई? 12 जुलाई 1988 को इस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई और फरवरी 19 में टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेकर इस कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि 19 फरवरी से टिहरी जल विद्युत परियोजना को जो बनाने का कार्य था वो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। किससे लेकर? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेकर। इसके बाद उत्तराखंड विद्युत निगम की बात करते हैं तो उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन 22 फरवरी 2001 को किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ये याद करना है किसी भी। तो उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन 12 फरवरी 2001 को किया गया और राज्य के लगभग 80% विद्युत परियोजनाएं केंद्रीय कंपनी, दूसरे राज्य तथा निजी कंपनियों के द्वारा बनवाई जा रही हैं और वर्तमान में निगम के नियंत्रण में विद्युत उत्पादन के वितरण तथा 3 अलग अलग निगमों का गठन किया गया है। आइए हम उनके बारे में देख लेते हैं। 3 गठन कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को की गई। कब की गई? 12 फरवरी 2001 को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। इस निगम का गठन उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन तथा उत्तराखंड से बिजली लेकर उपभोक्ताओं के वितरण करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला है हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसका गठन 1 अप्रैल 2001 को किया गया और उत्तराखंड निगम के अंतर्गत किया गया था। इसके नियंत्रण में 80 से अधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं और 30 से अधिक जल विद्युत केंद्र निर्माणाधीन हैं और यह निगम राज्य की परियोजनाओं के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र और केंद्रीय संगठनों को आवंटित करता है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। और लास्ट वाला है आपका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 जून 2004 को राज्य की विद्युत ट्रांसमिशन की आवश्यकताओं को देखते हुए की गई और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या इंडिया नहीं है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का गठन किया गया, जिसका कार्य 22 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के जो बिजली आपूर्ति के लिए नेटवर्क स्थापित किए गए हैं और उनको बिजली सप्लाई को बनाए रखना, नेटवर्क टू नेटवर्क सिस्टम को बनाए रखना, इसका प्रमुख उपयोग है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का। इसी के साथ साथ एक योजना आई थी, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्योदय स्वरोजगार योजना प्रदेश के जनपद और सौर ऊर्जा आधारित आर्य सजन एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस योजना में 4 से 5 किलोवाट क्षमता तक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। सूर्योदय स्वरोजगार योजना पर्वतीय क्षेत्र में भी शुरू की गई है। साथ में अगली योजना है पारिवारिक बायोगैस संयंत्र एवं नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत 2011 से लेकर 2018 तक 498 संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें आपको बढ़ावा दिया जा रहा है। भले गांव हो या शहर, उस क्षेत्र में बायोगैस सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे एक नई ऊर्जा के रूप में यह क्षेत्र भी उभर रहा है। साथ में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम ऊर्जा बचत हेतु प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, ऊर्जा दक्ष ट्यूबलाइट एवं पंखों के वितरण की योजना का सहयोग चल रहा है, जो कि आपने पूरे देश भर में चला था। साथ में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के रूप में संबंध के रूप में विभिन्न प्रकार के जागरूक अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा का क्षरण होने से बचाया जा सके। इसी के साथ साथ 2018 में बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को भी लाया गया था। 26 अप्रैल 2018 को कब लाया गया बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को? 26 अप्रैल 2018 को बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति को लाया गया, जो कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्र में पिरूल, जो कि चीड़ की पत्ती है, और अन्य बायो ऊर्जा उत्पादन है, इनको मंजूरी दे दी है। इस नीति से लगभग 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ध्यान रखिए, जो पिरूल होता है ना, चीड़ के पत्ते होते हैं, उससे भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसी के लिए बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति 26 अप्रैल 2018 से उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये था ऊर्जा संसाधन वाला वीडियो, ये था ऊर्जा संसाधन वाला लेक्चर, जो कि हो चुका है कंप्लीट। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मिलते रहें समय समय पर नोटिफिकेशन। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।